है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस of commodity rise, then the demand of that commodity falls and vice versa. It means law of demand tells us if the price of any goods increase, then the demand of that goods falls. If the price of any goods falls, then the demand of that goods increase. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड का जो एक डायग्राम बनाया गया है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस दे रखी है 10, 9, 8, प्राइस रिड्यूस हो रही है। तो देखिए आपकी क्वांटिटी 100 से 150, 150 से 200 इंक्रीज हो रही है। इसको डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली गई है, वाई एक्सिस पर प्राइस ली गई है। ओपी प्राइस पर ओ क्यू क्वांटिटी हम परचेज करते हैं और जब आपकी प्राइस ओपी से OP1 हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो आपकी जो क्वांटिटी है ओ क्यू से इंक्रीज होकर OQ1 हो गई है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस लेकर चलनी है। तो सबसे पहले है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट लेकर चल रहे हैं जो कंज्यूमर है, जो बायर है, उनकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लेकर चल रहे हैं, कल आपको बताया था रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं और कंप्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, उनकी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि नियर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। तब आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है एप्लीकेबल होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। अब वो अन्य बातें कौन सी हैं? जो मैंने ये चार बातें बताई हैं। टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने या घटने की संभावना नहीं होनी चाहिए और आपकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। ये है अन्य बातें। Other things being equal, if the price of commodity falls, then the demand of that commodity increase and vice versa. ये आपने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी है। अब आपका इसमें पॉइंट आता है कि why more of goods purchase when its price fall। जब मान लो अब आपका क्वेश्चन आ गया कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो हम ज्यादा गुड्स परचेज क्यों करते हैं? किसी भी गुड्स की प्राइस जब रिड्यूस हो जाती है तो हम ज्यादा गुड्स परचेज क्यों करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है? कंजम्पशंस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव नीड्स गोज ऑन मींस किसी भी प्रोडक्ट को जब बार बार हम यूज करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं, पहली आइसक्रीम खा रहे हैं आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, दूसरी आइसक्रीम खा रहे हैं सेटिस्फेक्शन पहली से कम मिलेगा, तीसरी आइसक्रीम खा रहे हैं पहली से दूसरी से कम मिलेगा। तो यानी रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब कंटिन्यूअस होंगे। ये नहीं है कि एक आइसक्रीम और दूसरी आइसक्रीम के बीच 1 घंटे का टाइम है फिर हम उनकी यूटिलिटी का वो लगा रहे हैं जंक्शंस। नो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि किसी भी प्रोडक्ट को जब कंटिन्यूअस हम यूज करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे
लेस एंड लेस प्राइस। देखिए जब उससे यूटिलिटी कम मिल रही है तो हम उसकी लेस प्राइस पे करना चाहिए। जब किसी प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो उसकी ज्यादा प्राइस पे करना चाहिए। जब कम यूटिलिटी मिल रही है तो कम पे करना चाहिए, कम पे करना चाहिए ना। तो इससे क्या है, जैसे ज्यादा से ज्यादा जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसकी लेस प्राइस पे करना चाहिए। इसलिए ज्यादा की मतलब प्राइस पर जो प्राइस बढ़ जाती है तो हम कम गुड्स परचेज करते हैं और जब प्राइस कम हो जाती है तो ज्यादा गुड्स परचेज करते हैं। इनकम अफेक्ट, अब देखिए इनकम अफेक्ट रेफर टू द अफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, आज आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप पूरे मंथ का जो एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए में करोगे। अगर कल आपकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गई, मान लो 10,000 में 2,000 आप सेविंग करते हैं, 8,000 आप एक्सपेंडिचर करते हैं और आपकी सैलरी 20,000 हो गई तो आप ये सोचेंगे कि 8,000 एक्सपेंडिचर है और 12,000 हमारी सेविंग होगी। नो, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी ना, जब आपकी इनकम कम है तो आप हो सकता है लो प्राइस के गुड्स खरीद रहे हो। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर आप है ना वो प्रोडक्ट तो आपको घटिया दिखाई देंगे, फिर आप बढ़िया वाले प्रोडक्ट परचेज करने की सोचेंगे तो आपकी इनकम के साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीज, जब प्राइस कम हो जाएगी तो रियल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब रियल इनकम इंक्रीज हो गई तो ज्यादा इनकम में हम ज्यादा गुड्स परचेज करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, इसलिए लेस प्राइस पर ज्यादा गुड डिमांड किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, अब देखिए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में आपको बताया था टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट हो गए। चाय की कीमत कम हो जाती है तो चाय ज्यादा परचेज करेंगे, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। और कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफी ज्यादा परचेज करना शुरू करेंगे। इसलिए लेस प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी पर परचेज करना पसंद करते हैं। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर्स का साइज व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उस गुड्स को खरीदने वाले कंज्यूमर बढ़ जाते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है, जिनके पास 10,000 रुपए है वो उसको खरीदेंगे, जिनके पास 8,000 रुपए है वो उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 से कम होकर 8,000 हो गई तो 10,000 वाले भी खरीदेंगे और 8,000 वाले भी खरीदेंगे, तो कम प्राइस पर कंज्यूमर्स की प्राइस बढ़ गई। समझ में आ गया बेटा? डिफरेंट यूज, अब डिफरेंट यूज में क्या आता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट यूज हैं, जैसे दही, जैसे मिल्क, दूध। दूध हमारे पीने के काम भी आता है, दही के काम भी आता है, स्वीट्स के काम भी आता है, पनीर के काम भी आता है। 4 यूज हो गए बेटा। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैन, हीटर, कूलर, एसी, कई यूज हो गए ना। अगर ये सस्ती हो गई, मान लो दूध सस्ता हो गया तो दूध पीने के लिए भी खरीदेंगे, स्वीट के लिए भी खरीदेंगे, दही के लिए भी खरीदेंगे और पनीर के लिए भी खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ गई। और यदि दूध महंगा हो गया तो चारों में से जो जरूरी होगा उसके लिए खरीदेंगे तो डिमांड कम होगा। इसी तरह हमारी लाइट है, अगर मान लो लाइट सस्ती हो जाती है तो हम लाइट भी जलाएंगे, पंखा भी चलता रहेगा, कूलर भी चलता रहेगा, एसी भी चलता रहेगा इन कमरे में। और यदि महंगा हो जाता है तो इन चारों में से एक ही चलाएंगे, बाकी स्विच ऑफ कर देंगे, ज्यादा लाइट नहीं। तो ये क्या होता है, प्राइस जहां मल्टीपल यूज होते हैं तो जब प्राइस कम हो जाती है तो उसके मल्टीपल यूज करेंगे, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो उनमें जो हमारे लिए नेसेसरी होंगे उनके यूज करेंगे और उनके मल्टीपल यूज
नहीं करेंगे। इसके बाद एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन क्या है? अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इफ द प्राइस राइज देन डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है, तो उसमें क्या करोगे? उल्टा हो गया ना ये तो इसको हम एक्सेप्शन ऑफ द लॉ बोलेंगे। तो ये कब होता है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो हमारी इमेज को बढ़ाते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ये हमारी इमेज को बढ़ाते हैं। तो जब हमारी इमेज को बढ़ाते हैं तो सोना जितना महंगा होगा उसको ज्यादा खरीदा जाएगा। क्यों खरीदा जाएगा? क्योंकि वो हमारे स्टेटस को बढ़ाएंगे। फिर हम चेन पहन के और शर्ट से बाहर चेन को निकाल के दिखाते हुए रहेंगे, अब देखो हमने चेन पहनी, वो हमारे स्टेटस को, देखो इसने ना इतनी बड़ी चेन पहनी हुई है, पता नहीं कितना होगा। बेटा ये क्या होता है कि जो महंगी चीजें होती है ना वो हमारे स्टेटस को बढ़ाती है। 94 के लगभग 94 के लगभग जब मोबाइल लिया है ना, तो सबसे पहले सिंपल मोबाइल होते थे, केवल कॉल कर सकते थे, कॉल रिसीव कर सकते थे, और उन्होंने भी कॉल रिसीव और करने में 7 रुपए 1 मिनट के लगते थे। आज तो एक पैकेज आ गया कि है ना, कितने 100 रुपए का कूपन डलाओ, महीने तक लगे जाओ, कितने कॉल करो सब फ्री है। ठीक है, उस समय 1 मिनट का 7 रुपए लगता था। तो उस समय स्टेटस होता था ये, जिसके हाथ में मोबाइल होता था ना, हम साइड में देखने लग जाते थे, देखो कि पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा, मोबाइल ले लेते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट आता है गिवन गुड्स। अब देखिए गिवन गुड्स क्या होता है। गिवन एक प्रोफेसर अर्थशास्त्री, उन्होंने इंफीरियर गुड्स जो घटिया माल है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इनके बारे में बताया। और जब उन्होंने उनके बारे में बताया ना, तो उन्होंने फिर अपना नाम दे दिया गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स हियर मींस प्रीशिएबल गुड्स, जो जल्दी खराब होने वाले हैं, इंफीरियर गुड्स घटिया माल, इनकी प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट क्या होता है कि जो हमारा जजमेंट होता है ना, वो प्राइस को देखकर होता है जजमेंट। इसको इग्नोरेंस भी बोलते हैं। जो हमारा जजमेंट है ना, वो प्राइस को देखकर होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये घड़ी मैंने 5000 रुपए की खरीदी है, आप कहोगे कि ये ब्रांडेड कंपनी की है। ब्रांडेड कंपनी की है क्योंकि 5000 रुपए को मैंने डिफाइन किया है, इसलिए ब्रांडेड कंपनी है। और थोड़ी देर बाद आके कह दो कि ये घड़ी तो मैंने 100 रुपए की खरीदी है, तो आपका वर्ड होगा किसी रेडी वाले से खरीदी होगी। तो ये क्या है कि हमारा प्राइस का जजमेंट, जितनी हाई प्राइस होती है ना, उनको हम बढ़िया उसमें लेते हैं, और जो लो प्राइस के होते हैं उनको हम घटिया प्रोडक्ट में लेते हैं। जब जिस स्कूल की फीस 7000 है वो स्कूल तो अच्छा है। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है, कितने मिनट का बना